नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर 4 हिस्ट्री क्लास 10th में हम देखते हैं रिंडर पेस्ट या फिर कैटल प्लेग। तो जैसे जब यूरोपियंस गए अफ्रीका, जब यूरोपियंस गए अमेरिका, तो वहाँ पे वो स्मॉल पॉक्स की बीमारी साथ लेके चले गए। तो जब वो लोग अफ्रीका गए तो जानवरों की बीमारी रिंडर पेस्ट या कैटल प्लेग से की बीमारी उनके साथ गई और अफ्रीका की 90% कैटल को तहस नहस कर दिया। अफ्रीका जो कंट्री था उसमें हमेशा से खूब ज़मीन और थोड़ी पॉपुलेशन रही है। अफ्रीका के अंदर अगर किसी के पास ज़मीन है और लाइव स्टॉक है, कैटल है, तो उसके पास और कोई काम करने का कारण बचता नहीं था। वेजेस को खर्च करने के लिए भी कोई कंज्यूमर गुड्स तो है नहीं अफ्रीका में। यूरोपियंस जब पहुँचे अफ्रीका तो उन्हें कंट्रोल ओवर लैंड और मिनरल्स तो मिल गया, लेकिन वहाँ पे प्लांटेशंस और माइंस बनाने के बाद अगर उन्हें एक्सपोर्ट करना था यूरोप में तो लेबर की ज़रूरत थी। लेबर के लिए अब उन्हें लोग मिल नहीं रहे थे। हैवी टैक्सेस लगाए गए लोगों के ऊपर। इनहेरिटेंस के लॉज, इनहेरिटेंस मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जो जायदाद जाती है उसके कानून भी बदले गए और ये कानून बनाया कि सिर्फ एक मेंबर ऑफ फैमिली को सारे की सारी ज़मीन जाएगी, बाकियों को अब अपने जीवन के लिए काम करना पड़ेगा ताकि वो मजबूर हो जाएं लेबर मार्केट ज्वाइन करने के लिए। रिंडर पेस्ट का जो बीमारी थी वो 1880 के दशक में फैली अफ्रीका में। ये जो खाना ब्रिटिश एशिया के से आया था इटालियन सोल्जर्स के लिए, उनके खाने में ये बीमारी आई और ये जंगल की आग की तरह फैल गई। 90% कैटल इसमें मर गई। ये चीज़ तो बहुत काम की हो गई, उपयोग काम आया यूरोपियन जो इन्वेडर्स थे उनके लिए, क्योंकि अब वो जो अफ्रीका के लोग थे वो उन्हें काम की सख्त ज़रूरत पड़ गई। उनका काम नहीं चलेगा तो वो अब लेबर के तौर पे अवेलेबल हो गए उनकी प्लांटेशंस और माइंस में काम करने के लिए। जो यूरोपियन ओन प्लांटर्स थे, वो माइन ओनर्स और कॉलोनियल सरकार थी, उन्होंने जल्दी मोनोपोली यानी सिर्फ अपना कंट्रोल बना लिया कैटल पे भी, ताकि उनकी ताकत अब कोई चैलेंज ना कर पाए और अब अफ्रीकियों को काम करना ही पड़े। जो इंडेंचर्ड लेबर यानी जिनको बंधवा मजदूर कहते हैं, एक तरह से स्लेव्स, वो इंडिया से भी गए इस दौरान यूरोपियन की कॉलोनीज़ में। जो व, जो वर्ल्ड ऑफ फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ थी, उसकी ये दूसरा पहलू था, जहाँ कई लोगों के पास तो खूब पैसे बन रहे थे मगर ज़्यादातर के पास अभी भी खाने की कुछ नहीं थी, पॉवर्टी थी, बहुत गरीबी थी। टेक्नोलॉजी के जो डेवलपमेंट हो रही थी उससे उसी के साथ कोअर्शन यानी ज़बरदस्ती की जा रही थी बाकियों के साथ। हिंदुस्तान से भी लाखों लोग हिंदुस्तान और चाइना से मिल के इन प्लांटेशंस पे, माइंस में, रोड और रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में दुनिया भर में काम करने के लिए गए। इनका कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे इन्हें कहा जाता था कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो 5 साल के, लेकिन वहाँ जाने के बाद इनके ऊपर कोई कानून लागू होता नहीं था। आज के दिन में जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के ड्राई इलाकों से ये लोग गए ज़्यादातर। यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री यानी छोटे स्केल की घर में चलने वाली इंडस्ट्रीज़ काफ़ी बीमार हो गई थी, इंडस्ट्रीज़ डिक्लाइन कर गई थी, लैंड के रेंट बढ़ गए थे और लैंड जो थी ज़मीन उसे माइंस यानी खानों जैसे पत्थर की खान, कोयले की खान और प्लांटेशंस जो चाय के बागान जिसे कहते हैं, उन बागानों के लिए खाली कर दी गई थी, जिससे लोगों के पास अब रोज़ी रोटी के लिए नहीं था ज़्यादातर जो इंडिया के इंडेंचर्ड या बंधवा लेबर थे वो कैरेबियन आइलैंड्स जो कि अमेरिकाज़ के बीच में है, त्रिनिडाड, गुआना, सूरिनाम,
उसके अलावा मॉरिशस और फिजी, और अगर बात करो तो तमिल वाले तो बहुत लोग श्रीलंका यानी सीलोन भी गए, और मलाय यानी मलेशिया। कई लोग तो चाय के बागान जो आसाम में थे उसके लिए भी बंधुए मजदूर के तौर पे गए। इनको ज़्यादातर झूठी इन्फॉर्मेशन दे के इनको रोज़ी पिक्चर कहते हैं, खूब बड़े बड़े ख्वाब दिखा के ले जाया जाता था, और यहाँ तक कि कईयों को झूठी इन्फॉर्मेशन के अलावा अगवा भी कर लिया जाता था माइग्रेट करवाने के लिए। जो 19th सेंचुरी 19वीं सदी के अंदर ये एक नई तरह की स्लेवरी निकल के आई थी, जो वहाँ जाने के बाद जहाँ पे काम होता था वहाँ पे बड़ी ही गंदी कंडीशंस थी, और कोई लीगल राइट नहीं थे, कोई कानून की सुविधा इन्हें नहीं मिलती थी। वहाँ पहुँचने के बाद कई लोगों ने भागने की कोशिश की, मगर अगर पकड़े जाते तो बड़ी सीवियर पनिशमेंट, बड़ी बुरी तरह से पनिश किए जाते थे। इस सारे एक्सपेरिमेंट से एक नई तरह की कल्चर उभर के आई। जो मुहर्रम का प्रोसेशन या महोत्सव है त्रिनिडाड में, उसे होसी के नाम से जारी किया गया, जिसमें हर तरह के रेसेस और रिलीजन्स भी निकल के आए। कई प्रोटेस्ट रिलीजन्स बने, जैसे रस्टाफेरियनिज़म बॉब मार्ले का रिलीजन था, और कई कल्चरल चीज़ें भी निकल के आई, जैसे चटनी म्यूज़िक त्रिनिडाड के अंदर। इंडेंचर का पीरियड ख़त्म होने के बाद कई नए घराने निकले। इन्हीं लोगों ने अपनी ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़ के एक बिल्कुल नया रूप लिया। इसी कारण से कई बहुत बड़ी कम्युनिटीज़ हैं इंडियन डिसेंट की अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। अगर आपने नोबेल प्राइज़ विनिंग राइटर वीएस नायपॉल के बारे में सुना है, वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर शिव नारायण चंद्रपॉल और राम नरेश सारवान के बारे में सुना है, तो ये ऐसे ही इंडेंचर्ड लेबर्स यानी बंधुआ मजदूरों के परिवारों से के अंदर इन्होंने जन्म लिया है। आज के दिन में डिसेंडेंट हैं ये, इनके पूर्वज थे वो। 1900 के अंदर 1900 के दौरान इंडिया के नेशनल लीडर्स ने इस तरह की मूवमेंट को सिस्टम को अपोज करना शुरू किया, और 1921 में जो ये लेबर इस तरह से ले जानी को अबॉलिश या बिल्कुल बंद कर दिया गया। जो वहाँ के ज़िंदगी कैसी थी कुलीज़ की, ये नायपॉल की कई शुरुआती उपन्यास यानी नॉवेल्स के अंदर लिखा है। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की कहानी भी दिलचस्प है। फूड और क्रॉप्स को वर्ल्ड मार्केट के अंदर ग्रो करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत थी, और अगर आप ये कैपिटल लार्ज प्लांटेशन या बड़े बागान तो बैंक से या मार्केट से ले लेते थे, लेकिन छोटे जो पेजेंट थे उनका क्या? अगर आपने शिकारीपुरी श्रॉफ और नतुकोताई चेतियर की नाम सुना है, तो ये इसी तरह के ग्रुप ऑफ बैंकर्स एंड ट्रेडर्स थे जो फाइनेंस करते थे एक्सपोर्ट को, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। ये जो फंड्स देते थे वो या तो इनके खुद के थे या इन्होंने कहीं और से जुटाए होते थे। इस तरह का एक सोफिस्टिकेटेड यानी एडवांस्ड सिस्टम इन्होंने इजाद किया था, जो मनी को दूर देशों तक, लार्ज डिस्टेंसेस तक भी ये ट्रांसफ़र कर पाते थे, और इंडिजीनियस यानी देसी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ये काम करते थे। हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स ने भी वेंचर किया यूरोपियन कॉलोनीज़ से बाहर, और 1860 के अंदर उन्होंने एक एम्पोरिया खड़ा किया, जो दुकानें जो पोरबंदरों, दुनिया भर के पोरबंदरों के अंदर थी। पोरबंदर यानी पोर्ट, जहाँ पानी के जहाज़ लगते हैं, शिप्स, और वहाँ पे लोकल और इम्पोर्टेड चीज़ों को ये टूरिस्ट को बेचते थे। इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। फाइन कॉटन, जो कॉटन की एक कीमती किस्म थी, वो इंडिया में प्रोड्यूस होकर यूरोप में एक्सपोर्ट होता था, मगर जल्दी ही टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्सेस
लगा दिए ब्रिटेन ने इसके कपड़े पे, और ये ट्रेड काफ़ी कम हो गया। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने अपना खुद का माल बनाया हुआ भी बाहर बेचने के लिए प्रयास किए। तो एक तरफ अंदर आने नहीं दिया, बाहर का माल अंदर बेचना नहीं दिया, और खुद का माल बाहर बेचने चले। इसकी वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल थी उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा, और 1800 में जब 30% ऑफ ब्रिटेन का कपड़ा इंडिया से जाता था, ये 1870 साल में 3% से भी कम रह गया। हालांकि इंडियन एक्सपोर्ट को काफ़ी नुकसान पहुंचा, मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी नुकसान पहुंचा, लेकिन जो आपका रॉ मटेरियल का निर्यात था, एक्सपोर्ट था, वो फिर भी फ़ायदे में रहा, उतना ही जल्दी ग्रो किया। और 1812 से लेकर 1870 तक रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट 5वीं सदी से 35वीं सदी तक ग्रो कर गए। इंडिगो, जो एक कपड़े को रंगने का प्लांट था इंडिया में उगता, इसका भी एक्सपोर्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया आने वाले समय में। ओपियम, जो कि हिंदुस्तान में उगाया जाता था, उसकी एक्सपोर्ट चाइना को भी काफ़ी बढ़ गया 1820 में। इंडिया कुछ देर के लिए तो दुनिया का सबसे बड़ा ओपियम का एक्सपोर्ट करने वाला, निर्यात करने वाला देश बन गया। ब्रिटेन ग्रो करता था ओपियम को हिंदुस्तान में, और एक्सपोर्ट करता था चाइना, और इससे जो पैसा कमाता था, इससे वो चाइना से चाय और अदर इंपोर्ट्स को खरीदने के लिए इस्तेमाल करता था। फूड ग्रेन और रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स इंडिया से ब्रिटेन को काफ़ी बढ़ गए, और दुनिया के अंदर भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। ब्रिटेन का एक ट्रेड सरप्लस रहा, क्योंकि ब्रिटेन ये सस्ता माल, रॉ मटेरियल और फूड ग्रेन का हिंदुस्तान से खरीदता था, और महंगा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया के अंदर बेचता था, जो कि ब्रिटेन में इन सब कारणों से सस्ता बनने की क्षमता थी। जो ब्रिटेन के होम चार्जेस या प्राइवेट रिमिटेंस, मतलब जो अफसर यहाँ काम करते थे हिंदुस्तान में, वो जो पैसा भेजते थे, हिंदुस्तान के इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हिंदुस्तान के बाहरी डेट पे थी, और पेंशन्स जो थी ब्रिटिश ऑफिशियल्स की इंडिया में, ये सब जो ट्रेड सरप्लस था वो उससे निकल आती थी। तो ब्रिटेन को कुल फ़ायदा ही फ़ायदा रहता। इंटर वॉर इकोनॉमी, हम बात करेंगे दोनों वॉर्स की। तो पहली हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो 1914 से लेके 1918 तक हुई। ये लड़ाई ज़्यादातर यूरोप के अंदर ही हुई थी। वॉर टाइम के अंदर काफ़ी बदलाव आया। दो पावर ब्लॉक, दो जुट थे इसके अंदर लड़ाई करने वाले। एक एलाइज, जिसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और बाद में यूएसए, और दूसरी तरफ थे सेंट्रल पावर्स जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन टर्की एम्पायर। जब वॉर शुरू हुई 1914 में, तो सब सोचते थे कि जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 4 साल लगे इसको ख़त्म होने के अंदर। जो दुनिया के लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन थे, वो सभी इस लड़ाई के अंदर भाग ले रहे थे। फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर के रूप में ये निकली, जहाँ मशीन गन, टैंक, एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज़, केमिकल से बने हथियार, इन सब का इस्तेमाल किया गया। इस लड़ाई को लड़ने के लिए 10 लाख सोल्जर यानी मिलियंस ऑफ सोल्जर का इस्तेमाल हुआ, जो कि दुनिया भर से रिक्रूट किए गए। इस वॉर के दौरान इंडस्ट्रीज़ को इस तरह से अपना तब्दीली की कि वो लड़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाले गुड्स को बना सके, चीज़ों को बना सके, और इसी तरह सोसाइटी सारी कल्चर बदल गई वॉर के अनुसार। ब्रिटेन ने वॉर के दौरान बहुत पैसा उधार लिया अमेरिका से और अमेरिका की पब्लिक से, अमेरिका के बैंक और अमेरिका की पब्लिक से। मगर जब वॉर ख़त्म हुई तो यूएस और यूएस के सिटीजन्स बहुत सारे इंटरनेशनल एसेट्स को ओन करते थे, कि मलकियत रखते थे। पोस्ट वॉर के बाद में रिकवरी बहुत मुश्किल साबित हुई। ब्रिटेन ने जो दुनिया की इकॉनमी का लड़ाई से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा, वर्ल्ड्स लीडिंग इकॉनमी था, वो इस लंबे क्राइसिस के बाद उसने अपना मार्केट शेयर खो दिया इंडिया और जापान के अंदर, जहाँ की इंडस्ट्रीज़ वॉर के दौरान में काफ़ी विकसित हो गई थी। और दोबारा उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए
उसने काफ़ी मुश्किल हुई उसे। हिंदुस्तान मार्केट और जापान इंटरनेशनली भी compete करने लगे थे। वॉर एक्सपेंडिचर ब्रिटेन का जो था वो भी बहुत हो गया था, जो यूएस से उसने लिया था। जैसे हमने देखा तो ब्रिटेन के ऊपर एक बहुत बड़ा लोन या डेट का भार था, जो पैसा उसने बाहर देना था। इकोनॉमिक बूम जो वॉर के दौरान हुआ वो ख़त्म होने पे प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड, यानी प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गई, ज़रूरतें, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गई क्योंकि अब उतनी खपत नहीं थी। 1921 के अंदर 5 में से 1 ब्रिटिश वर्कर को काम से निकाल दिया गया। इसकी वजह से काफ़ी चिंता रही ब्रिटेन के अंदर लोगों को। वॉर से पहले ईस्टर्न यूरोप से ज़्यादातर अनाज दुनिया भर में जाता था, लेकिन जब तक लड़ाई ख़त्म हुई तब तक जो गेहूं की उपज थी, प्रोडक्शन थी, वो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ड्रामेटिकली, काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो गई और बहुत बढ़ गई थी। इस मार्केट को अब ईस्टर्न यूरोप को compete करने के लिए जब ईस्टर्न यूरोप ने दोबारा बनाना शुरू किया, उत्पादन किया ग्रेन का, तो ग्रेन की प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गई। अगला हम ध्यान देते हैं राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को। मास प्रोडक्शन मतलब एक ही चीज़ एक जैसी बहुत सारे बनाना। यूएस की रिकवरी काफ़ी जल्द हुई और जल्दी ही यूएस ने अपने आप को एक नई इकोनॉमिक पावर के रूप में निकाला। इसके अंदर से एक चीज़ जो यूएस को काफ़ी मदद किया 1920 के अंदर, वो थी मास प्रोडक्शन, जो शुरू हुई थी लेट 19th सेंचुरी के अंदर, और 1920 तक इसने इस तरह की प्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक इम्पॉर्टेंट तरीका बन गई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का सारे यूएस के अंदर। जो यूएस का कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड था, उसने इस तरीके को सबसे पहले इजाद किया। उसने जो बुचड़ खाना या स्लॉटर हाउस होता है उसका तरीका अपनाया गाड़ियाँ बनाने के लिए, जिसे असेंबली लाइन मेथड कहते हैं, जिसके अंदर एक ही काम, मान लीजिए टायर लगाने का, नट कसने का, वही एक काम लगातार वर्कर करता रहता। अलग अलग वर्कर के पास अलग काम थे और उसकी स्पीड, कितनी स्पीड पे वर्कर काम करेगा, ये निर्धारित होती कन्वेयर बेल्ट से। जिस स्पीड पे उसका अगला काम आ जाएगा उस स्पीड पे उसको काम ख़त्म करना पड़ता। वर्कर अफोर्ड नहीं कर सकते थे डिले करना, तो जल्दी हड़ताल हुई और हड़ताल से पहले फोर्ड ने हर 3 मिनट में एक कार बनाने का स्पीड से प्लांट को खड़ा कर दिया था। और फोर्ड की टी मॉडल जो थी वो दुनिया की फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड गाड़ी बन के निकली। हड़ताल की वर्कर ने और उनकी सैलरी और काम की स्पीड दोनों बढ़ा दी हेनरी फोर्ड ने। तो कुल मिला के हालांकि सैलरी दुगनी करनी पड़ी, लेकिन उतना ही काम भी ज़्यादा ले पाए वो वर्कर के साथ। तो ओवरऑल कॉस्ट कटिंग हो गई, सस्ता माल बनने लगा। मास प्रोडक्शन से कॉस्ट भी कम हुई और वर्कर की सैलरी भी ज़्यादा हो गई। तो वर्कर अब ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, गाड़ियों जैसी चीज़ों को खरीदने के लिए अब उनके पास पैसा भी आ गया। कार प्रोडक्शन जल्दी ही 2 मिलियन से 5 मिलियन तक बढ़ गई अगले 5 साल के अंदर। इसी तरह की ग्रोथ हुई रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन और तरह की चीज़ों के अंदर। हायर परचेज एग्रीमेंट यानी क्रेडिट के ऊपर ख़रीदना, जिसकी रीइंस्टॉलमेंट वीकली या मंथली होती, साप्ताहिक या मासिक होती थी, उससे फाइनेंस करने लगे लोग अपनी लोन को, अपनी खरीद या अपनी ज़रूरतों को। ये जो साइकिल था 1920 के अंदर, ये एक शुरू में तो इसने काफ़ी फ़ायदा दिया हाउसिंग और कंज्यूमर बूम को, मगर जल्दी ही ये कारण बन गया नेगेटिव रिज़ल्ट का। जो लार्ज इन्वेस्टमेंट की गई हाउसिंग और हाउस होल्ड में, वो एक साइकिल बना दिया उसने हायर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम का। ये इनकम का और मतलब ज़्यादा कमाई, ज़्यादा खर्चा और ज़्यादा इनकम्स, ये चीज़ बढ़ती चले गई। इन 1923 यूएस ने जब रिज्यूम किया एक्सपोर्ट करना कैपिटल दुनिया भर के अंदर,
तो वो दुनिया का सबसे बड़ा ओवरसीज़ लेंडर बन गया, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला कंट्री। 1929 में जो दुनिया ने को एक झटका लगा और दुनिया वर्ल्ड के अंदर एक डिप्रेशन आ गया। ये जो ग्रोथ का साइकिल या पीरियड था ये ख़त्म हो गया और एक नई तरह का डिप्रेशन दुनिया पे छा गया। 1929 के अंदर ये डिप्रेशन शुरू हुआ जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं और ये मिड 1930s या 1930-35 तक चला। ये इस क्राइसिस के दौरान बहुत कैटास्ट्रॉफिक यानी बहुत अधिक डिक्लाइन हो गया प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में, इनकम और ट्रेड के अंदर। जो इसका टाइमिंग था वो अलग अलग रहा अलग अलग देशों के अंदर, मगर एग्रीकल्चरल रीजन और जो एग्रीकल्चर के देश थे उनके ऊपर सबसे ख़राब असर हुआ। हिंदुस्तान भी उनमें से एक था, बिकॉज एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गई। जो डिप्रेशन का कारण था वो कई सारे थे, कई फैक्टर थे इस डिप्रेशन को कॉज करने के अंदर। फ्रेजाइल पोस्ट वॉर इकोनॉमी, तो हालांकि ग्रोथ हुई थी इंटरनेशनल ग्लोबल इकोनॉमी में, लेकिन वो काफ़ी एक फ्रेजाइल थी जिसे जल्दी ही हिलाया डुलाया जा सकता था और वो इतनी स्थिर या स्टेबल नहीं थी। एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन हुई, यहाँ पे जितनी डिमांड नहीं थी उतनी उपज कर दी गई, तो इससे एग्रीकल्चर प्राइसेस फॉल कर गई, गिर गई। फार्मर ने प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की ताकि वो अपनी इनकम कांस्टेंट रख पाएँ, उतनी ही रख पाएँ, लेकिन इससे और ज़्यादा प्राइसेस गिरने लगी। जो अमेरिका जैसे कंट्रीज़ ने बहुत फाइनेंस किया था ग्लोबल मार्केट को, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स जैसे ही थोड़ी डामाडोल दिखने लगी तो यूएस के लोग और ज़्यादा घबरा गए और हालांकि एक टाइम पे $1 बिलियन तक का लोन दिया था उन्होंने, जल्दी ही इस अमाउंट को इससे 1/4 कर दिया गया, क्वार्टर। तो जो यूरोप के कंट्रीज़ थे उन्हें पहला उनको अचानक क्रेडिट मिलना जब बंद हो गया तो कई यूरोप के मेजर बैंक फेल कर गए, वो अपने लेनदारों को पैसा वापस नहीं कर पाए, करेंसीज कोलैप्स कर गई और ब्रिटिश पाउंड की कीमत भी बहुत गिर गई। लैटिन अमेरिका के अंदर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि वो भी आप देखें तो एग्रीकल्चर और रॉ मटेरियल प्राइसेस के साथ में उसकी इकोनॉमी जुड़ी थी। यूएस ने अपने अंदर निर्यात करने के लिए जो रेट ऑफ टैक्सेस थे उसे डबल कर दिया, टैरिफ जिसे कहते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ जिसे कहते हैं, उसको डबल कर दिया। तो इससे भी वर्ल्ड ट्रेड, दुनिया भर के जो ट्रेड था उसको ऊपर डबल नेगेटिव असर हुआ। यूएस बैंक्स ने डोमेस्टिक लेंडिंग यानी लोन आगे करना बंद कर दिया और पुराने लोन को भी जल्दी से जल्दी वापस लेने की कोशिश की। जो हाउस होल्ड थे, घर थे, वो इतना जल्दी पैसा वापस भी नहीं कर पाए और नया लोन उन्हें मिलना बंद हो गया। तो उन्हें अपने घर, गाड़ियाँ और जो बाकी के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स थे उनको अब वापस करना पड़ा या छोड़ना पड़ा। तो कंज्यूमरिस्ट प्रॉस्पेरिटी जो कि बड़ी आर्थिक विकास था 1920 का, अब वो अचानक एक धूल चाटने लगा और देखते ही देखते बहुत सारे बैंक बंद हो गए, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई वगैरह वगैरह। 1935 तक कुछ रिकवरी होनी नज़र आने लगी। नज़र डालते हैं इंडिया और ग्रेट डिप्रेशन के रिश्ते पे। इंडिया के अंदर इंटीग्रेटेड, आज के दिन में हम देखते हैं कि हम ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेटेड हैं। 19वीं सेंचुरी में कॉलोनियल इंडिया एक्सपोर्ट करता था एग्रीकल्चर गुड्स और इंपोर्ट करता था मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे और इंपोर्ट्स वो दोनों आधे हो गए 1928 से 1934 के दौरान, क्योंकि प्राइसेस आधी हो गई थी, प्राइसेस खुद भी 50% गिर गई थी। पेजेंट्स और फार्मर जो खेती का सामान बनाते से अपना बसर करते थे, उनका सबसे बुरा हाल हुआ था। कॉलोनियल सरकार ने इस दौरान कम नहीं किए टैक्सेस या रेवेन्यू की डिमांड, तो पेजेंट्स का जल्दी ही जो दुनिया वर्ल्ड मार्केट के लिए बनाते थे उनकी तो बहुत ही दुर्गति हो गई। जो जूट, जो एक तरह का कपड़ा होता है, जो वो बनाने वाले जो लोग थे
बंगाल के अंदर उनकी तो हालत की बहुत ही ख़राब हो गई। कई इसकी डिटेल्स आपको दी गई हैं। पेजेंट्स की इंडेटनेस यानी जो उन्होंने लोन ले रखे थे वो भी बढ़ गया, क्योंकि अब काम चलाने के लिए वो कहीं ना कहीं से पैसा लेके काम चला रहे थे। तो डिप्रेशन ईयर्स के अंदर हिंदुस्तान को अपना प्रेशियस मेटल का जो रिज़र्व था जैसे गोल्ड, उसे एक्सपोर्ट करना पड़ा, बेचना पड़ा। इससे बाकी देशों को तो फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन हिंदुस्तान के पेजेंट्स जो आम साधारण खेतों में काम करने वाले लोग थे उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंच पाया। इस अनरेस्ट के दौरान ही महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू की थी, जब ये क्राइसिस डिप्रेशन 1931 में चरम सीमा पे था। अर्बन इंडिया के जो लोग थे वो इतने ज़्यादा पीड़ित नहीं थे, क्योंकि उनके लिए तो सब चीज़ें सस्ती होती जा रही थी। तो उनको तो ऐसा लग रहा था कि वो उनकी आर्थिक विकास हो रहा है।